नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 2023 में भारत में मारे गए 204 बाघ, संख्या पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा। प्राकृतिक और अन्य कारणों से हुई सबसे ज्यादा मौतें। भारत में 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित। हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होने पर होता है एनीमिया। कई फैक्टर्स और होते हैं जिम्मेदार। और स्वीडन पहुंचा नाटो के एक कदम और नजदीक। तुर्की ने दिखाई स्वीडन की बोली को हरी झंडी। 4 अप्रैल 1949 को बना था नाटो। आइए खबरों की शुरुआत करें। इस साल भारत ने कई सेक्टर्स में अच्छे और खराब रिकॉर्ड बनाए हैं। साल खत्म होने वाला है और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें एक खराब रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट ने सोचने पर भी मजबूर किया है। हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से रिलेटेड है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से 25 दिसंबर तक भारत में 204 बाघ मारे गए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस पर गर्व नहीं किया जा सकता। गैर लाभकारी संस्था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघ मरे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 45 बाघों की मौत हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को अपनी बाघ संख्या के कारण टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि 26 मौतों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु और केरल में 15-15 बाघों की मौत हुई। कर्नाटक में 13 मौतें दर्ज की गईं, जहां मध्य प्रदेश के बाद देश में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। असम और राजस्थान में प्रत्येक में 10 मौतें दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 7 बाघों की मौत हुई। बिहार और छत्तीसगढ़ में 3-3, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2-2 बाघों की मौत हुई। तेलंगाना में 2023 में 1 बाघ की मौत दर्ज की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस साल हुई बाघों की मौत पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि भारत जैसे देश में जी जान से बाघ संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, फिर भी पिछले एक दशक में बाघों की सबसे ज्यादा मौतें क्यों हुई? आखिर इसका कारण क्या है? क्या इसके लिए शिकार जिम्मेदार है या फिर सरकारी अव्यवस्था? देखिए, बाघों की मौत के कारण अलग अलग हैं। आपको बता दें, प्राकृतिक और अन्य कारणों से 79 बाघों की मौत हो गई, जो WPSI द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मौत का सबसे बड़ा कारण है। सीधी सी बात है कि बाघ भी जीवन चक्र से बंधे हैं। जीवन के बाद मृत्यु एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद अवैध शिकार के कारण 55 बाघों की मौत हुई है। यह कारण सोचने का विषय है। आगे बात की जाए तो आपसी लड़ाई या संघर्ष में 46 बाघों की मौत हुई है। देखिए, बाघों के निरंतर संरक्षण से इनकी संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जंगल नहीं बढ़ रहे। तो ऐसी स्थिति में जानवरों के बीच अपनी टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होते रहते हैं। कहावत भी है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे ही आपसी झगड़ों में बाघों की मौत हो जाती है। आगे और भी कारण बताए गए हैं, जैसे बचाव या उपचार के दौरान 14 बाघों की मौत हो गई। कई बार बाघ जंगल से दूर भी नई टेरिटरी की तलाश में चले जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ट्रेन या सड़क दुर्घटना की वजह से भी 7 बाघ मारे गए। 2 बाघों को अन्य प्रजातियों द्वारा मार दिया गया, जबकि एक को वन विभाग या पुलिस ने गोली मार दी या ग्रामीणों ने मार डाला। आपको बता दें, 9 अप्रैल 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के 5वें चक्र के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 से 2022 तक 200 बढ़ गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 थी, जबकि 2018 में 2967। अगली खबर भारत की आधी आबादी की सेहत से रिलेटेड है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। देखिए, एनीमिया स्वास्थ्य संबंधित एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर एनीमिया वो भी प्रेगनेंसी के समय। भारत में स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया मां के लिए तो मुश्किलें खड़ा करता ही है, लेकिन इसके साथ ही विकसित हो रहे भ्रूण पर भी बुरा असर डालता है। उदाहरण से समझे तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात और उच्च शिशु मृत्यु दर से लेकर मातृ मृत्यु के 20 से 40% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
आमतौर पर लोग एनीमिया का मतलब समझते हैं खून की कमी, लेकिन WHO के मुताबिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसके दौरान खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि महिलाओं में यह 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लेकिन प्रेग्नेंट महिला की बात करें तो मानकों के आधार पर अगर प्रेग्नेंट महिला के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे कम होती है तो उसे अनीमिया से पीड़ित माना जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन को लेकर इतना हो हल्ला क्यों है, आखिर हीमोग्लोबिन इतना जरूरी क्यों है? आपको बता दें, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे इसके लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसकी वजह से खून शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, जिसके कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कई मामलों में तो यह कमी जानलेवा भी साबित हो सकती है। चलिए अब थोड़ा आंकड़ों के सागर में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आंकड़े ही असली तस्वीर बताते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। हालांकि NFHS 4 के अनुसार यह आंकड़ा 50.4% था। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां 2019 से 2021 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 45.7% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 54.3% था। अगर 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की सभी महिलाओं को देखें तो जहां 2015-16 में इस आयु समूह की 53.1% महिलाएं एनीमिया के शिकार थीं, वहीं 2019 से 2021 के दौरान यह आंकड़ा 4% की वृद्धि के साथ बढ़कर 57% पर पहुंच गया था। मतलब एनीमिया से पीड़ित होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे कि इस दौरान सुधार आने की जगह सिचुएशन कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में सोचने का विषय है कि आखिर क्यों भारत में इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। देखिए, भारतीयों के खान पान में पोषण की कमी इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो और कौन से कारक हो सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हों? गर्भवती महिलाओं का एनीमिया से पीड़ित होने का संबंध उनकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर और आर्थिक समृद्धि से भी जुड़ा है। रिसर्च के मुताबिक गर्भावस्था से संबंधित एनीमिया अपर्याप्त पोषक आहार, आयरन की पर्याप्त मात्रा न मिल पाना या पहले से मौजूद स्थितियों के कारण हो सकता है। गर्भवती महिलाओं की उम्र, वजन और बॉडी मास इंडेक्स भी एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अशिक्षित गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पढ़ी लिखी महिलाओं से 37% अधिक पाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। भारत में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की डोज वितरित करना और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। इस तरह के कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद गर्भवती भारतीय महिलाओं में एनीमिया एक आम समस्या बनी है। नाटो को जल्द ही अपना एक नया मेंबर मिलने वाला है। दरअसल स्वीडन एक लंबे समय से बाहें फैलाकर नाटो को अपनाने की ख्वाहिश दिल में दबाए बैठा है, लेकिन कुछ देश हैं जो ऐसा नहीं होने दे रहे। स्वीडन की नाटो में सदस्यता के विरोध में 2 देश मजबूती से डटे हुए थे। ये हैं तुर्की और हंगरी। लेकिन अब स्वीडन के रास्ते का एक कांटा दूर होने की संभावना दिख रही है। हाल ही में तुर्की की संसद की विदेश मामलों की समिति ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को हरी झंडी दिखा दी। फिलहाल तुर्की की संसद में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के गठबंधन के पास बहुमत है और ऐसा समझा जा रहा है कि तुर्की स्वीडन का नाटो तक का रास्ता अब क्लियर कर देगा। आपको बता दें, नाटो की सदस्यता किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है।
देखिए, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी एक नाटो सदस्य देश पर हमला हो जाता है तो यह नहीं समझा जाए कि वह देश अकेला है, बल्कि ये माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला हुआ है और सभी देश हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साथ आएंगे। नाटो को बनाए जाने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने इसका फायदा उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। इसके कारण यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण के लिए तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा कर सके और फिर नाटो संगठन बनाया गया। दूसरा कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देश आर्थिक रूप और सैन्य रूप से कमजोर हो गए थे। ऐसे सिचुएशन में उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी उम्मीद था। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का रास्ता क्लियर हो गया। नाटो को बनाए जाने के मकसद थे यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक की भूमिका निभाना, दूसरा सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, और तीसरा मकसद सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा अम्ब्रेला प्रदान करना। फिलहाल नाटो में 31 सदस्य हैं और नाटो का सबसे नया सदस्य है फिनलैंड। यह 2023 में ही नाटो का सदस्य बना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का बयान अभी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल विज्ञान भारती द्वारा आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में बोलते हुए एस सोमनाथ ने कहा, अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आपको बता दें, विज्ञान भारती भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन है। एस सोमनाथ ने आगे बताया कि इसरो 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है और अगले 7 वर्षों में यानी 2035 तक इसरो और भी कई मॉड्यूल बनाएगा और अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 2028 का प्रक्षेपण एक रोबोटिक मॉड्यूल का होगा जहां इसरो डॉक प्रक्रिया कर पाएगा। एक इंसान का अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना 2035 के बाद ही संभव हो सकता है। इसरो द्वारा 2028 तक का लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि 2028 में पहले मॉड्यूल के लॉन्च के लिए फिलहाल इसरो के पास एक शक्तिशाली रॉकेट नहीं है। इसरो के पास अभी LVM-3 नामक एक रॉकेट है जो केवल 10 टन भर अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसलिए पहला मॉड्यूल 8 टन का बनाया जाएगा और फिर इसी को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि इसरो 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने के लिए भारी भरकम वजन ले जाने के लिए सक्षम एक प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है। इसरो जो प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है वो लगभग 20 टन भार ले जाने में सक्षम होगा। हालांकि इसे विकसित करने में लगभग 7 साल लगेंगे। आपको बता दें, भारत के अपने स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम दिया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया। दरअसल यह रिकॉर्ड ग्वालियर में तानसेन समारोह के अंतर्गत आयोजित ताल दरबार कार्यक्रम के दौरान बना, जिसमें 1282 तबला वादकों ने हिस्सा लिया। इसके चलते तानसेन समारोह का ताल दरबार कार्यक्रम गिनीज रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इसी अवसर को यादगार बनाने के लिए 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। आपको बता दें, यह कार्यक्रम 99वें तानसेन समारोह के मौके पर ग्वालियर के किले में आयोजित हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा घटकर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1% रह गया है। RBI के आंकड़ों के अनुसार चालू खाता घाटे में गिरावट मुख्य रूप से माल व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण हुई है। आपको बता दें, चालू खाता घाटा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यदि आयात अधिक होता है और निर्यात कम तो यह घाटा बढ़ता है, और निर्यात अधिक हो और आयात कम होने पर यह घटता है।
भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज गति से आगे बढ़ रही है और समझौते पर अगले महीने हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस मुक्त व्यापार समझौते से लोहा और इस्पात उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़ा, प्लास्टिक, आवश्यक तेल और मोटर कार आदि क्षेत्रों को लाभ होगा। आपको बता दें कि ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है। इसकी सीमाएं यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अरब सागर से मिलती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज के जानवरों से मनुष्यों में संभावित प्रसार के बारे में चेतावनी जारी की। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज को ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तंत्रिका संबंधी रोग है जो हिरणों और अन्य हिरण परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। यह प्रियन नामक मिसफोल्डेड प्रोटीन की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। आपको बता दें, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जानवरों के लिए अत्यधिक घातक है और वर्तमान में इसका कोई इलाज या फिर टीका नहीं है। भारत सरकार ने MLJKMA यानी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप को गैरकानूनी संगठन घोषित किया। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। इस संगठन के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा ये लोग जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, नाटो से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटो केवल एक सांस्कृतिक संगठन है। नाटो का सबसे नया सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल एक कथन सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया से पीड़ित होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? बच्चे का समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ साथ गर्भपात, उच्च शिशु मृत्यु दर, निम्न शिशु मृत्यु दर। चलिए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, शैव संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। वायु पुराण में शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। 1, 2 और 4 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं, या फिर 1, 2 और 3 सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न था, हाल ही में गृह मंत्री ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? भोपाल, रायपुर, पटना या फिर चंडीगढ़? सही जवाब है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।